India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट जारी रखेगा पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों की समीक्षा। सुनवाई नहीं करने की केंद्र की मांग कोर्ट ने ठुकराई। केंद्र ने सुनवाई लंबित करने की भी की है मांग। भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित न करने की हिदायत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के पतंजलि को दी चेतावनी। कहा 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस में न पड़े। पत्नी क्रूरता से बचने के लिए घर छोड़ने बाद पत्नी जहां रहना चाहती है वहां के कोर्ट जाकर सुनवाई कर सकती है। आईपीसी की धारा 498A की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। India Legal presents Courts Roundup. और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों की समीक्षा वो जारी रखेगा। कोर्ट ने सुनवाई नहीं करने की केंद्र की मांग को ठुकराया है। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती आदि से जुड़े कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग है। केंद्र ने कहा कि नई याचिकाओं में कई अन्य प्रावधानों की समीक्षा की बात की है, उस पर तैयारी के लिए वक्त चाहिए। वहीं केंद्र ने कहा कि एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से निपटने के लिए मूल्यांकन पूरा नहीं कर लेती तब तक राष्ट्रहित में कम से कम 1 महीने तक सुनवाई न हो। सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती आदि से जुड़े कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग है। कोर्ट ने ईडी की शक्तियों की समीक्षा न करने की केंद्र सरकार की मांग को ठुकराते हुए कहा कि वो इस मामले में सुनवाई जारी रखेगा। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीएमएलए के तहत ईडी की शक्तियों के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा। केंद्र ने कोर्ट से समीक्षा न करने पर ये कहते हुए आपत्ति जताई थी कि पहले याचिकाओं में केवल 2 प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई थी, लेकिन अब कई अन्य प्रावधानों को चुनौती देते हुए कई अन्य अर्जियां दाखिल की गई हैं। वहीं केंद्र ने कहा कि वर्तमान में पीएमएलए देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। केंद्र की तरफ से अदालत में कहा गया कि इस पीठ के समक्ष याचिकाएं सूचीबद्ध होने के बाद इन याचिकाओं में कई संशोधन किए गए, जबकि शुरुआत में सिर्फ धारा 50-63 को चुनौती दी गई थी। उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 5 और धाराओं को चुनौती दी गई है। उस मामले में सुनवाई शुरू होने से पहले उनको जवाब दाखिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था एफएटीएफ मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों से निपटने के लिए मूल्यांकन पूरा नहीं कर लेती तब तक राष्ट्रहित में कम से कम 1 महीने तक सुनवाई न हो।
उन्होंने ये भी कहा कि 2022 का फैसला 3 जजों का था, जिस पर पुनर्विचार याचिका लंबित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की ये बेंच सुनवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच का गठन किया गया। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। 27 जुलाई 2022 को PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच की प्रक्रिया को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख समेत 242 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कड़ी जमानत शर्तों, गिरफ्तारी के आधारों की सूचना न देना, ECIR कॉपी दिए बिना व्यक्तियों की गिरफ्तारी, मनी लॉन्ड्रिंग की व्यापक परिभाषा और अपराध की आय और जांच के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए बयान ट्रायल में बतौर सबूत मानने जैसे कई पहलुओं पर कानून की आलोचना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि PMLA के तहत ED की किन शक्तियों पर सवाल खड़े हुए हैं। Reconsideration of PMLA judgment. सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने 2022 की जजमेंट विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को रिकंसीडर करने की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। इस केस में PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का प्रोविजन जैसे कि अरेस्ट, सर्च, सीजर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन, रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, इन प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। तो ये 2022 की जजमेंट में PMLA के कौन से प्रोविजन को चैलेंज किया गया था, आइए जानते हैं। सेक्शन 5 और सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 जो ED को वाइड डिस्क्रिशनरी पावर देते हैं टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द एक्यूज्ड। सेक्शन 17 ED को पावर देता है सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी में एंटर और सर्च करने की बगैर किसी जुडिशियल परमिशन के। सेक्शन 19 पावर ऑफ अरेस्ट ग्रांट करता है ED को। सेक्शन 24 जिसमें प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट होता है एक्यूज पर अंटिल इट इज डिसअप्रूव। सेक्शन 45 जिसमें एक्यूज को लेकर प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस नहीं होता, जो नॉर्मली किसी एक्यूज को क्रिमिनल लॉ के अंदर मिलती है। सेक्शन 50 जो ED को अलाउ करता है एक्यूज को कंपेल करने के लिए टू मेक सेल्फ इंक्रिमिनेटरी स्टेटमेंट अंडर द थ्रेट ऑफ फाइन। 27 जुलाई 2022 3 जज बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार ने अपनी जजमेंट विजय कुमार चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में PMLA के इन सारे चैलेंज प्रोविजन को अपहेल्ड किया। 27 जुलाई 2022 3 जज बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार ने अपनी जजमेंट में विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में PMLA एक्ट के सारे चैलेंज प्रोविजन को अपहेल्ड किया। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस PMLA जजमेंट को रिकंसीडर करने के लिए एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एलोपैथिक दवाइयों को लेकर पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनी को आड़े हाथों लिया है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण जारी रहेगा तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि पतंजलि को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो प्रेस में इस तरह के बयान देने से दूरी बनाकर रखे। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि पतंजलि आयुर्वेद भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगी और ये भी सुनिश्चित करेगी कि प्रेस में इसकी ओर से इस तरह के कैजुअल स्टेटमेंट नहीं दिए जाएं। इसके साथ ही इस मुद्दे को एलोपैथी बनाम
आयुर्वेद की बहस नहीं बनाने की भी हिदायत दी गई है। कोर्ट ने ये निर्देश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर दिया है। इस याचिका में कहा गया है कि पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन से एलोपैथी दवाइयों की उपेक्षा हो रही है। आईएमए ने कहा था कि पतंजलि के दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ये ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेडीमेड एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जैसे कानूनों का सीधा उल्लंघन है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 फरवरी 2024 को होगी। पतंजलि आयुर्वेद ने दावा किया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वेसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। इस दावे के बाद कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगाई थी और इसके प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने के लिए कहा था। उधर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बीमा धारक बीमा पॉलिसी द्वारा कवर की गई राशि से अधिक का दावा नहीं कर सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बीमा पॉलिसी की शर्तें जो बीमा कंपनियों की देनदारी निर्धारित करती हैं को सख्ती से पढ़ा जाना चाहिए। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मुख्य चुनाव अधिकारी मामले में हाल के फैसले का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि नियम बीमा अनुबंध जैसे वाणिज्यिक अनुबंध पर लागू नहीं होगा। ये नियम कहता है कि अगर अनुबंध में कोई खंड अस्पष्ट है तो इसकी व्याख्या उस पक्ष के विरुद्ध की जानी चाहिए जिसने इसे पेश किया था। मामले के तथ्यों के अनुसार BMW कार के मालिक की गुड़गांव में दुर्घटना हो गई जिसके कारण कार मरम्मत के लायक क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने 2 सुरक्षा ली थी। मालिक का मामला ये था कि दोनों पॉलिसियों को संयुक्त रूप से पढ़ने पर यदि कार को बीमाकृत घोषित मूल्य IDV के 75% से अधिक की क्षति होती है तो बीमा धारक को एक नई कार प्रदान की जानी चाहिए। मालिक ने राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग दिल्ली से संपर्क किया जिसने बीमाकर्ता और BMW को निर्देश दिया कि कार को उसी मेक मॉडल की एक नई कार से बदलकर BMW कार के कुल नुकसान के लिए मालिक को क्षतिपूर्ति दी जाए। इसके बाद बीमाकर्ता और BMW ने NCDRC से संपर्क किया जिसने उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया। BMW द्वारा जारी पॉलिसी की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने पाया कि वाहन के पूर्ण नुकसान या रचनात्मक कुल नुकसान या चोरी होने की स्थिति में वाहन के प्रतिस्थापन के लिए पॉलिसी में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 के खंड G के तहत बीमाकर्ता और BMW द्वारा प्रदान की गई सेवा में कमी थी। अदालत ने कहा इसलिए मालिक उन दोनों से मुआवजे का हकदार है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें कांग्रेस नेताओं पर 2013 के माओवादी हमले की दूसरी आपराधिक शिकायत को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि हमले के पीछे एक बड़ी राजनीतिक साजिश थी। एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस से दूसरी आपराधिक शिकायत की जांच केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने के एनआईए के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा हम संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। एनआईए की याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। मार्च 2022 में उच्च न्यायालय ने एक विशेष एनआईए अदालत के आदेश को बरकरार रखा था जिसने दूसरी एफआईआर को रद्द करने या इसे आगे की जांच के लिए एनआईए को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया था। दूसरी प्राथमिकी 2020 में राज्य पुलिस द्वारा मृतक कांग्रेस नेताओं में से एक के बेटे की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एनआईए ने जब मामले की जांच की तो उसने घटना के पीछे की बड़ी राजनीतिक साजिश
उसकी जांच नहीं की। ये मामला मई 2013 में हुए एक हमले से संबंधित है, जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए थे। मंगलवार को छत्तीसगढ़ राज्य के वकील ने शीर्ष अदालत के समक्ष तर्क दिया कि इस मामले में राष्ट्रीय हित के प्रश्न शामिल हैं। दूसरी ओर एनआईए के वकील ने दलील दी कि उच्च न्यायालय के आदेश से 2 जांच होंगी और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी सिफारिश की थी कि एनआईए को दूसरी प्राथमिकी में आरोपों की जांच करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि एनआईए ने 2013 के बाद से कभी भी राजनीतिक साजिश के कोण से जांच नहीं की और वास्तव में मामले को बंद कर दिया था। ने कहा कि क्रूरता के कारण अपने पति का घर छोड़ने के बाद पत्नी जिस स्थान पर रहती है और आश्रय चाहती है, उसे तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर आईपीसी की धारा 498A के तहत शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। रूपाली देवी बनाम यूपी राज्य केस में 3 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, उस स्थान पर अदालतें जहां पत्नी, पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए क्रूरता के मामले में वैवाहिक घर छोड़ने या भगाए जाने के बाद आश्रय लेती हैं, तो आईपीसी की धारा 498A के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार करने का भी अधिकार क्षेत्र होगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइया की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सत्र न्यायाधीश बेंगलोर के फैसले के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोपी पति की अतिरिक्त जमानत याचिका को अनुमति दे दी थी। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत के विचार के लिए जो मुद्दा उठा वो ये था कि क्या पूछताछ और सुनवाई के सामान्य स्थान में वो स्थान शामिल होगा जहां शिकायतकर्ता पत्नी अपने पति से अलग होने के बाद रहती है। न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 177 में उल्लेखित जांच और परीक्षण के सामान्य स्थान की व्याख्या पर विचार किया। हालांकि 2019 में रूपाली का मामला एक नया दृष्टिकोण लेकर आया। फैसले में स्पष्ट किया गया कि वैवाहिक घर में किए गए कृत्यों के कारण अपने माता पिता के घर में रहते हुए भी पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव आईपीसी की धारा 498A के तहत क्रूरता के बराबर है। मानसिक कल्याण पर क्रूरता के व्यापक प्रभाव को स्वीकार करते हुए अब पीड़ित पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया है। अदालत ने सत्र न्यायाधीश का आदेश रद्द कर दिया और आरोपी को अग्रिम जमानत के लिए राजस्थान के चिरावा में न्यायिक न्यायालय से संपर्क करने का निर्देश दिया। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि एक पति या पत्नी जिसके पास कमाई की उचित क्षमता है लेकिन पर्याप्त स्पष्टीकरण के बिना बेरोजगार रहने का विकल्प चुनता है, उसे दूसरे पति या पत्नी को रखरखाव के रूप में खर्चों का बोझ डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदिरत्ता की खंडपीठ ने पति द्वारा दायर तलाक की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान एक पत्नी को परिवार अदालत द्वारा दिए गए गुजारा भत्ता को कम करते हुए ये टिप्पणी की। पीठ ने कहा, ऐसे पति या पत्नी जिनके पास कमाई की उचित क्षमता है लेकिन जो बिना किसी पर्याप्त स्पष्टीकरण या रोजगार हासिल करने के ईमानदार प्रयासों का संकेत दिए बिना बेरोजगार और निष्क्रिय रहने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें दूसरे पक्ष को खर्चे को पूरा करने की एक तरफा जिम्मेदारी देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ता की राशि की गणना का उद्देश्य पति या पत्नी को राहत प्रदान करना है जो कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान खुद को बनाए रखने में असमर्थ है। पीठ ने यह भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत कार्यवाही लंबित रहने के दौरान गुजारा भत्ता का प्रावधान लैंगिक रूप से तटस्थ है। एचएमए की धारा 24 और 25 के प्रावधानों में एचएमए के तहत पार्टियों के बीच विवाह से उत्पन्न अधिकारों
देनदारियों और दायित्वों का प्रावधान है। उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में पति ने उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे तलाक की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान अपनी पत्नी को प्रत्येक महीने 30,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने अंतरिम गुजारा भत्ता 30,000 रुपए से घटाकर 21,000 रुपए कर दिया। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रत्येक सफल वर्ष के दौरान गुजारा भत्ता स्वचालित रूप से 1,500 रुपए प्रति महीने बढ़ जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जज प्रीतिंकर दिवाकर ने कहा कि 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाले कॉलेजियम द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर गलत इरादे से किया गया था और इसका उद्देश्य उन्हें परेशान करना था। जस्टिस दिवाकर ने कहा, ऐसा लगता है कि मेरा ट्रांसफर ऑर्डर मुझे परेशान करने के गलत इरादे से जारी किया गया था। हालांकि जैसा कि भाग्य ने चाहा, ये अभिशाप मेरे लिए वरदान में बदल गया, क्योंकि मुझे न्यायाधीशों के साथ साथ बार में सदस्यों में भी अपने साथी से अथाह प्यार और समर्थन और सहयोग मिला। बहरहाल उन्होंने अपने साथ हुए अन्याय को सुधारने के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को धन्यवाद दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले कॉलेजियम ने उन्हें सीजे के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की थी। जस्टिस दिवाकर ने कहा कि उनके पास उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उत्थान के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारी कार्यभार को संतुलित करना वास्तव में एक चुनौती है। चीफ जस्टिस दिवाकर 1984 में मध्य प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य के रूप में नामांकित हुए। उन्हें 31 मार्च 2009 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया। 8.5 साल तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सेवा देने के बाद 3 अक्टूबर 2018 को उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद उन्हें 13 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। Shakespeare, in one of his works, Amazed at God's Creation, wrote, "What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculty, in form, in moving, how express and admirable, in action, how like an angel." This is the impression we all carry of our guardian on this day when he departs from the woolsack today, and we have gathered here to bid him farewell, to lead a peaceful life ahead. और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.